हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसमें मिसलिनियस टाइप जो है स्टार्ट कर दिए थे और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने शुरू करो। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा लिखो। नंबर 1 देखो, पहले आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो लिखो ताजे फलों में ताजे फलों में ताजे फलों में 90% पानी है। ताजे फलों में 90% पानी है तथा सूखे फलों में तथा सूखे फलों में तथा सूखे फलों में 12% पानी है। 12% पानी है। तो 264 किलोग्राम ताजे फलों से 264 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। दो 264 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त होंगे, ये बताना है। ठीक है, लिख लिया सबने। अब देखो, मैं समझाता हूं पहले। उसने कहा ताजे फलों में, अच्छा ताजे का और सूखे का मतलब क्या, पहले ये समझ में आया? हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे जो ताजे फल है, तो ताजे फल में भी जैसा आपने उसमें से जूस निकाल दिया तो एक वेस्टेज मटेरियल बच गया जिसे पल्प कहते हैं, है ना, गूदा जिसे कहते हैं। और एक फल आप ताजे फल लेकर आए और आपने वो रख दिए, धूप में रखे या ठंड में रखे, कुछ दिन वो रखे रहे तो वो सूख गए, तो उनको कहा गया सूखे फल। समझ गए? जूस निकालने के तो जो बाद जो बचा उसको सूखा फल नहीं कहा, रखे रखे सूखने के बाद। अब उसने कहा ताजे फलों में 90% पानी है, तो अब ताजे फल कितने हैं? तो जो 264 किलोग्राम ताजे फल हैं, इनमें 90% पानी है, तो केवल पल्प कितना होगा? सूखा 10%। उसका वेस्टेज बचेगा, गूदा बचेगा उसका। तो ये केवल गूदे की मात्रा आ गई, जो वेस्टेज बचेगा, जूस हमने निकाल दिया। अब जो सूखे फल है, हमें तो पता नहीं कितने हैं, तो हमने मान लिया जो रख के सूख गए होंगे वो x किलोग्राम होंगे, और इसमें से 12% पानी है। अगर हम 12% पानी निकाल दें तो 88% पल्प बचेगा, 88% गूदा बचेगा इसमें। तो एक बात बताओ, ताजे फल थे और कुछ रखने से सूख गए, ताजे फल से जितना वेस्टेज निकलेगा, बेकार मटेरियल, उतना ही क्या सूखे फल से भी निकलेगा? पल्प तो बराबर ही निकलेगा। मतलब कि जो छिलके वगैरह हैं वो तो बराबर ही निकलेंगे, तो वो उसकी मात्रा बराबर होगी। तो ये भी कौन सा है? पल्प है, ये भी पल्प है, तो इसको दोनों को बराबर कर दो। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 8 बार कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 चौक, और 8 से 3 बार। तो x बराबर कितना आया? 30। और x क्या था? सूखे फल। इसका मतलब अगर 264 किलोग्राम ताजे फल हैं तो उनसे हमें 30 किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। समझ आया? कर लिया? अब देखो, और भी तरीका है, हम परसेंटेज का रेशियो बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो, अगर मेथड समझ में आता है तो ठीक है, वरना तो यही बेस्ट है। हमसे कहा 90% पानी है। अब एक तो है ताजे फल, ताजे फल, तो जो ताजे फल है उसमें 90% पानी है, तो जो पल्प है वो 10% होगा, यानी 9:1 का अनुपात हो जाएगा।
90% और 10% यानी अनुपात है। अच्छा, कुछ सूखे फल होंगे जो रखने से सूख गए हैं, तो जो सूखे फल है उनमें 12% पानी है, तो पानी 12% है तो 88% पल्प होगा, तो 12:88 यानी 4 या 12 और 4 से 22, तो अनुपात हो जाएगा 3:22। ये अनुपात समझ में आ गया? अलग लिख के कर लेना अगर दिक्कत हो तो। अब एक बात बताओ, जो पल्प की मात्रा है, ताजे फल हो या सूखे फल हो, उनमें जूस की मात्रा ही तो कम हो जाएगी, पल्प तो बराबर रहेगा। तो यहां तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए 22 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 22 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब हमें 264 किलोग्राम क्या दिए हैं? ताजे फल। अब पूरा फल कैसे बनेगा? जूस प्लस पल्प दोनों को मिलाएंगे तब बनेगा। तो जूस प्लस पल्प ताजे फलों में कितना है देखना, 22 गुणा 9 और 22 10 220, 220 यूनिट है ताजे फल, जबकि ताजे फल कितने हैं? तो 220 यूनिट बराबर 264 किलोग्राम। ठीक है, 22 से 10 बार कैंसिल और 22 से 12 बार कैंसिल, तो 10 यूनिट जो है 12 किलोग्राम के बराबर है। अब हमसे पूछा है कितने सूखे फल मिलेंगे, तो एक बात बताओ, सूखे फल पानी होगा उसमें भी और पल्प होगा उसमें भी, तो सूखे फल कितने हो गए देखना, 22 3 25 यूनिट का मान बताना है, तो 2 पंजे 10 2 6 12, तो 5 यूनिट 6 किलोग्राम के बराबर है। तो 25 यूनिट, 25 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 25 यूनिट आ जाएगा, और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 30। तो कितने किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे? 30 किलोग्राम, या फिर ये तरीके। समझ आया? चलो लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और कर लो इसके जैसा, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो, ताजे फलों में, ताजे फलों में थोड़ा सा चेंज करूंगा अभी, या पहले इसी के जैसा लिख लो फिर चेंज करूंगा। ताजे फलों में 80% पानी है, ताजे फलों में 80% पानी है, तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से, 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे? 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे? करो, जो भी मेथड आपको समझ में आया हो उसी से करो। फिर मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल चेंज वाला करवाऊंगा, उसमें क्या होगा, जैसे यहां ताजे फल तो पता है, सूखे फल पूछे हैं, उसमें सूखे फल पता होंगे, ताजे फल पूछेगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी करा देंगे। हो गया? देखो किस तरीके से कर रहे हो, एक्स वाला। देखो उसने कहा 100 किलोग्राम ताजे फल हैं, तो मान लिया x किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। ठीक है, 100 किलोग्राम ताजे फल से x किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। अब उसने कहा जो ताजे फल हैं उनमें 80% पानी है, तो 20% क्या होगा, केवल सूखा होगा, पल्प होगा, तो 20% निकाल दिया, केवल पल्प आ गया। और जो सूखे फल हैं x किलोग्राम, उसमें भी तो जूस होगा, पानी होगा, उसमें 20% पानी है तो 80% पल्प होगा, और पल्प की जो मात्रा है दोनों में बराबर कर दो, सॉल्व कर दो। 20 से 4 बार कैंसिल और 4 से 25 बार कैंसिल, x बराबर कितना आया, 25। इसका मतलब अगर 100 किलोग्राम ताजे फल हैं तो वहां से 25 किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे लिखते हैं क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा चेंज है इस बार।
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो ताजे फलों में 60% पानी है। ताजे फलों में 60% पानी है तथा सूखे फलों में 10% पानी है। ताजे फलों में 60% पानी है तथा सूखे फलों में 10% पानी है। तो कितने किलोग्राम ताजे फलों से, तो कितने किलोग्राम ताजे फलों से 36 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। कितने किलोग्राम ताजे फलों से 36 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। हो गया? देखते हैं, चलो। उसने कहा ताजे फलों में 60% पानी है, तो हमें ताजे फल नहीं पता, तो हमने मान लिया x किलोग्राम ताजे फलों से 36 किलोग्राम सूखे फल मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ताजे फलों में 60% पानी है, तो x का 40% क्या होगा? पल्प होगा। जो सूखे फल हैं इनमें भी जो है 10% पानी है, तो 90% क्या होगा? पल्प होगा। दोनों का क्वांटिटी पल्प की बराबर कर दी। 4 नम 36, 9 नम, और x क्या था? ताजे फल। तो ताजे फल कितने हो गए? 81 किलोग्राम। ये आंसर आ गया। कर लेंगे? चलो, जो लोग रेशियो से कर रहे हैं तो रेशियो से करके देखना, नहीं होंगे तो फिर पूछ लेना। कर लिया सबने? लिखो नेक्स्ट, लिखो किसी परीक्षा में 100 अंकों के 3 प्रश्न पत्र हैं। किसी परीक्षा में 100 अंकों के 3 प्रश्न पत्र हैं। सौ अंकों के 3 प्रश्न पत्र हैं। एक छात्र पहले में 60%, दूसरे में 70% अंक प्राप्त करता है। दूसरे में 70% अंक प्राप्त करता है, तो वह तीसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, जिससे उसके अंकों का कुल प्रतिशत 70 हो जाए। जिससे उसके अंकों का कुल प्रतिशत 70 हो जाए। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बताओ, आपको समझ आई नहीं आई, है ना? भाई 3 पेपर हैं 100 नंबर के, एक छात्र को पहले में 60% मिले, दूसरे में 70% मिले, और टोटल में उसे 70% नंबर मिले। तीसरे के बताने कितने परसेंट नंबर होंगे। देखो
100 नंबर के 3 पेपर, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना? कुल पूर्णांक हुआ 300 नंबर का। ठीक है, अब उसको पहले में 60% अंक मिले, तो पहले पेपर का 100 का 60% यानी 60 नंबर मिले। दूसरे में 70% मिले, तो 100 का 70% यानी 70 नंबर मिले। और टोटल में मिला उसे 70%, तो 300 का 70% कितना होगा? 210 नंबर। इसका मतलब तीनों पेपर में उसके 210 नंबर आने चाहिए। अब पहले और दूसरे पेपर में कितने आ गए? 130। तो तीसरे पेपर में कितने नंबर लाए जिससे कि टोटल 210 हो जाए? 210 में से इन दोनों को घटा लो, कितना जाएंगे? 80 नंबर। इसका मतलब तीसरे वाले पेपर में वो अगर 80 नंबर लाएगा तो टोटल में उसके 210 नंबर बनेंगे, मतलब टोटल 70% हो जाएगा। तो तीसरे पेपर में 100 में से 80 नंबर लाए तो कितने परसेंट नंबर हो गए? 80%। ये आंसर आ जाएगा। हमसे परसेंटेज पूछा तो कितना आया? 100 में से 80, 80%। बताओ, समझ आया? चलो अब लिखो, एक थोड़ा सा फिर से चेंज करेंगे। अभी जैसे इसमें 100 नंबर है, अब के थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 200 नंबर कर लो। लिखो क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट। ये नोट कर लिया ना? देखो, एक परीक्षा में 200 अंक के 3 प्रश्न पत्र हैं। 3 प्रश्न पत्र हैं। एक छात्र पहले में 80%, दूसरे में 60%, पहले में 80%, दूसरे में 60% अंक प्राप्त करता है। तो वह तीसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक करे या अंक प्राप्त करे? तो वह तीसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे जिससे उसके अंकों का कुल प्रतिशत 75 हो जाए, 75। जिससे उसके अंकों का कुल प्रतिशत 75 हो जाए या उसके कुल अंक 75% हो जाए, जो भी आप लिखना चाहो। करो। हो गया? भाई 200 नंबर के पेपर हैं, ठीक है? अच्छा, और पहले को 80% मिले, तो 200 का 80% 160 नंबर मिले। अच्छा, दूसरे को 60% मिले, तो 200 का 60% 120 मिले। और टोटल में नंबर होने चाहिए उसके 75%। तो टोटल पूर्णांक है 600 का, तो 600 का 75% कितना हुआ? 150, 15 के 45, 450। यानी तीनों पेपर में अगर उसके टोटल 450 नंबर आएंगे तो वो 75% नंबर हो जाएंगे। अब पहले दो में कितने आए? 280। कितने नंबर और लाए? 170 नंबर और लाए वो। अगर ठीक है, 280 तो आ गया, अगर 170 नंबर ले आएगा तो 450 हो जाएंगे। तो 170 नंबर कितने में से आए? तो परसेंटेज निकालना है, तो 170 नंबर लाने हैं कितने में से? 200 में से। परसेंटेज के लिए गुणा, कितना आ जाएगा? 200 170 बटे 2 यानी 2 अट्ठे 16, 2 पंजे। इसका मतलब तीसरे पेपर में उसको 85% नंबर लाने होंगे, 85%। बताओ, समझ आया?
अब देखो, हमसे परसेंटेज में तो पूछा आंसर, तो परसेंटेज के लिए जरूरी नहीं है कि आप 200 200 ये जो एग्जैक्ट नंबर दिए लेके चलो, आपकी मर्जी है, आप 100 लेके चलो, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्वेश्चन को ज्यादा उलझाने के लिए वो वैल्यू ऐसी दे दे जो भागी ना हो रही हो। वो कह दे यहां से कि किसी परीक्षा में 246 46 के 3 पेपर है, अब 246 की कैलकुलेशन कहां तक करते रहोगे, ठीक है, इसलिए आप 100 मानकर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। तो इसमें 100 दिया, 200 दे रखे थे तो हमने 100 मान लिया, क्योंकि परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ ये चीज का ध्यान रखना है कि बराबर बराबर अंकों के पेपर है, ठीक है। तो टोटल पूर्णांक कितना हुआ, 300 नंबर का। पहले को 80% मिले तो 80 नंबर, दूसरे को 60% मिले तो 60 नंबर, तीनों में 75% तो 75, 7 21 225, तो 140 नंबर तो ये आ गए। तो कितने नंबर और बचे, 85। 100 में से 85 नंबर लाने हैं तो कितने परसेंट हो गए, 85% हो गए आंसर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में जो आपसे पूछेगा तो परसेंटेज में, लेकिन वैल्यू ऐसी दे देगा जो जिनकी परसेंटेज आप सॉल्व करेंगे आप पॉइंट में आ रही होंगी, समझ गए। इसलिए आप वैल्यू बराबर माननी है, तीनों बराबर है पेपर तो 100 मान लो, सबसे आसान तरीका। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे वो अंक ही पूछ रहे कि कितने अंक पता कर प्राप्त करें, हाँ बिल्कुल ठीक भाई, 100 का दुगुना है यहाँ तो इसका भी दुगुना कर देंगे, या ऐसा करो 200 का 85% निकाल लो, 170। चलो हो जाएंगे फिर टाइप है, लिखो नेक्स्ट, लिखो फिर। और कल से डीआई पढ़ा, डीआई शुरू करेंगे फिर, ठीक है। पैट का एग्जाम है इसलिए पहले डीआई कर लो, उसके बाद फिर और चैप्टर पढ़ लेंगे। देखो एक परीक्षा जिसका पूर्णांक, एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, 500, एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है में ए को बी से 10% कम अंक मिले, में ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, 25% अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हो तो यदि ए को 360 अंक मिले हो तो बी को कितने अंक मिले, बी को कितने अंक मिले, करो लैंग्वेज पढ़ो पहले।
चलो मैं बताता हूं ना, फिर आप लोग करना अगला। जैसे जो हमें रिलेशन पता है क्वेश्चन के हिसाब से, वो क्या पता है, ए को बी से, फिर ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, और अंक किसके पता है, ए के पता है। तो एक तो तरीका है कि आप जो अंक दिए हैं उन्हीं को लेके चलो। दो तरीके बताऊंगा। अब ए के अंक कितने हैं, अब ए का संबंध किसके साथ है, बी के साथ। तो पहले वो लाइन पढ़ो आप, ए को बी से 10% कम मिले, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए को जो मिले हैं वो बी से 10% कम, यानी बी का 90% मिला है ए को, ऐसा लिख लें। ए को बी से 10% कम मिले। अच्छा, ए को मिले 360, तो ये वैल्यू यहां लिख दें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 360 बराबर 9 बी बटे 10, 9 चौक 36 है ना, और बी बराबर कितना जाएगा यहां से, तो बी के अंक आ गए 400। समझ आया। बी का संबंध किससे है, सी से। वो लाइन क्या है, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, यानी बी को सी से 25% ज्यादा, यानी 125 बटे 100 ये बी को मिले होंगे। और बी को कितने मिले, तो बी की वैल्यू है लिखो 400 बराबर 25 पंजे 125, 25 से 4, तो 5c/4, 5 से भाग करेंगे 8, 80, 8 चौक 32, यानी सी को कितने मिले 320। ठीक है। फिर सी का संबंध किससे है, क्या कहा उसने, सी को डी से 20% कम मिले, तो डी से 80%, डी का 80% सी को मिला होगा, और सी को कितने मिले 320 निकाला अभी हमने। सी की वैल्यू लिख दी, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कितना हुआ 4d/5, 4 अट्ठे और 80 पंजे 400, तो डी को कितने मिले 400। और ये तो पूछा कि डी को कितने अंक मिले, तो कितने मिले 400, ये आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ आया। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चली दी हुई थी, कुछ नहीं दिया हमने, एक एक लाइन पढ़ के वो वैल्यू, उनका रिलेशन निकाला, उनकी वैल्यू निकाल ली, 1 बाय 1 करके आंसर आ गया। समझ आया। और अगर हमसे ये पूछ लेता कि डी को कितने % अंक मिले, तो 400 अंक मिले डी को 500 में से, कितना हो जाएगा 80%। अब देखो एक दूसरा तरीका बताता हूं, ये समझ लिया सबने। अब देखो इसमें क्या है, कैलकुलेशन में बार बार करनी पड़ रही है ना। उसमें देखो अब दूसरा तरीका समझ लो, ये कर लिया ना। देखो इसके लिए आपको देखना है रिलेशन किसका किसके साथ है। तो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, एक क्रम बना हुआ है। तो इस क्रम में आप डी को मान लो, डी को 100 मान लो, डी के 100 अंक है। अब जब डी है, डी को माना, तो डी का संबंध किससे है, पढ़ो लाइन को, सी को डी से 20% कम मिले। अब सी को डी से 20% कम, यानी 100 से 20% कम 80 मिल गए सी को। अच्छा, सी का संबंध किससे है, बी से, बी को सी से 25% अधिक मिले, नहीं, बी को सी से 25% अधिक। तो अगर ये 100 होता ना तब तो हम लिख लेते 125, लेकिन ये 100 नहीं है ना। ऐसा करेंगे, सी से यानी 80 से 25% अधिक, यानी 125 बटे 100, 5 4 20 और 20 पंजे, तो बी को मिले 100। अच्छा, बी का संबंध किसके साथ है, ए को बी से 10% कम, तो ए को जो है बी से यानी 100 से 10% कम, तो यहां लिख लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 100 था। ये नंबर मिल गए। अब हमें पता है कि ए को मिले 360 अंक, और यहां ए को कितने मिले 90 यूनिट, तो 90 यूनिट जो है वो 360 अंक के बराबर है।
तो 1 यूनिट 4 अंक के बराबर है। पूछा है डी के अंक, डी के अंक कितने हैं 100 यूनिट, 1 यूनिट 4 के बराबर है तो 100 यूनिट, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम है। बताओ। ए को कितने परसेंट मिले निकाल लो फिर। हाँ फिर बाद में आपको परसेंटेज को सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं यार बताऊंगा, कहीं ना कहीं गलती कर ली, वो कैलकुलेशन वैसे ज्यादा हो जाएगी, लेकिन चलो बताता हूं मैं। ये समझ आ गया भाई, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से था तो डी को माना 100। अब डी का संबंध सी से है तो सी को डी से 20% कम मिले तो 100 से 20% कम 80। फिर बी को सी से 25% अधिक मिले तो 80 का 125/100। फिर ए को बी से 10% कम अंक मिले तो ए को बी से यानी 100 से 10% कम नहीं मिलता है, फिर कंपेयर कर दिया। तो सबसे आसान तरीका तो है ये। अगर आप परसेंटेज बना के चल रहे हैं कि आपने बना लिया कि ए को कितने परसेंट अंक मिले, तो ए को मिले 360 अंक, कितने में से 500 में से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो 72% नंबर आ गए। ए के 72% नंबर है। अब ए का संबंध बी से है, उसने कहा ए को बी से 10% कम मिले, ए को जो है बी से 10% कम है ना, और ये कितना है 72, 9 72, 8 भाई 80, तो बी को कितने मिले 80%। हो जाएगा। तो वही जैसा हमने स्टार्टिंग वाला कराया था वो करना पड़ेगा एक कंडीशन। तो जो तरीका ठीक लगे, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जो भी आपको तरीका समझ आया अच्छे से उस तरीके से करना आप लोग। देखो, किसी परीक्षा, एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 400 है, एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 400 है, में ए को बी से 20% कम, ए को बी से 20% कम, बी को सी से 20% अधिक, बी को सी से 20% अधिक, सी को डी से, सी को डी से 40% कम अंक मिले, 40% कम अंक मिले, यदि ए को 300 अंक मिले हो तो, ए को 300 अंक मिले हो तो डी को कितने अंक मिले। या एक तरीका और भी है, देखो इसका, पहले आप लोग करो फिर मैं बताऊंगा। देखो किस तरह कर रहे हो पहले बताओ। डी बराबर मान के, ए का संबंध बी से, बी का सी से, सी का डी से है, तो डी को मान लो 100 है, तो उसने कहा सी को डी की अपेक्षा 40% कम मिले, तो सी को 60 मिले होंगे। फिर सी का संबंध बी से है, उसने कहा बी को जो है सी से, बी को सी से 20% अधिक मिले, तो 20% अधिक यानी 120/100 कितना हो जाएगा 72, बी को 72 मिले, और ए को जो है बी से 20% कम मिले, अब बी को 72 मिले, तो 72 से 20% कम यानी 72 गुणा 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, रहने तो कोई बात नहीं। तो इतना मिला है ए को। अब उसने कहा ए को मिले 300, तो 72 गुणा 4/5 यूनिट जो है वो 300 अंक के बराबर है। ठीक है, भाग कर लो, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो एक अंक, एक यूनिट जो है कितने के बराबर होगा 75 गुणा 5/72। और कितने में निकालना डी को, तो डी को कितने मिले 100 यूनिट, तो 100 यूनिट निकाल दो बराबर 100 यूनिट।
75 गुना 5/72 गुना 100। अब अगर जिस तरह का भी अभी आपको सॉल्व करके दे रखा है पॉइंट में, तो पॉइंट में, वरना डायरेक्ट 7 5 12 7 दोनों 4 से भाग करेंगे तो 18 चौक 72, 4 से 25। कैलकुलेशन तो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। 75 गुना 125/18, या 3 से भाग कर लें इसे, 3 से 18, 3 से 25, तो 25 पंजे 125, 12 25 दूनी 50, 60 2 62, 25 6 31/6। ये तो गड़बड़ हो गई। नहीं, गड़बड़ ये होगी, ज्यादा नंबर ले आया वो हिसाब से। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 0 6 48, 520 कुछ नंबर ले आया। और पेपर था 400 नंबर का, तो ऐसा कर लो, कोई बात ना, 600 कर लो, परीक्षा का पूर्णांक 600 कर लो आप। हाँ, है ना, परीक्षा जिसका पूर्णांक 600 था, तो 600 में से उसके कितने नंबर आ गए? 520.8 नंबर आ गए। हाँ, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी थी क्योंकि मैंने डिजिट रैंडम लिख दी थी ऐसी। ठीक है। अब देखो, अगर आपको डायरेक्ट कंडीशन लेनी है इसमें, तो ये इस तरह बन जाएगी कंडीशन। ये नोट कर लिया। तो ये ए और डी की बात चल रही है। पहले क्वेश्चन में भी ए का दिया था, डी का पूछा था इसमें भी। तो इसमें जैसे ए लिखा बराबर डी गुणा, अब जो भी कमियां ज्यादा है वो यहां से लेके चलो। ए को बी से 20% कम मिले 80/100, बी को सी से 20% अधिक मिले 120/100, 40% कम मिले तो 60/100। अब यहाँ ए को मिले 300, तो ए की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू रहेगी। ठीक है। हाँ, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 से 6, 20 से 5, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। अब भाग नहीं हो सकता, और ए है 300, तो 300 गुना, इधर ले आओ, 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे 6 चौक 24, 4 गुना 6 गुना 3 बराबर डी का माना जाएगा। अब सॉल्व कर लो, देखो 6 से 50 बार कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से 25, 25, तो डी बराबर कितना जाएगा? 25 की 125 की मल्टीप्लाई करी थी 3125 बटे 3 दूनी 6, यानी 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48। अगर ये सीक्वेंस है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। कर लिया। अब लिखो नेक्स्ट। लिखो अलमारी बी में, अलमारी, हाँ, अलमारी बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसकी 4/5 है। ए में उसकी 4/5 है, 4/5। यदि ए की 25% पुस्तकें, यदि ए की 25% पुस्तकें बी में रख दी जाए, बी में रख दी जाएं, तथा या रख दी जाएं, और फिर बी की, और फिर बी की 25% पुस्तकें, और फिर बी की 25% पुस्तकें ए में रख दी जाएं,
ए में रख दी जाए तो अब ए में कुल कितने प्रतिशत पुस्तकें होंगी? तो अब ए में कुल कितने प्रतिशत पुस्तकें होंगी ये बताना। इनके पास लैंग्वेज हार्ड लगती है क्वेश्चन की ज्यादा, देखने में बड़े बड़े क्वेश्चन लगेंगे, जब करोगे ना बहुत आसान निकलेंगे। एक एक लाइन पढ़ते चले जाओ, वैल्यू लिखते चले जाओ। कितना आया? चलो मैं बताता हूं, सुनो। पहली पहली लाइन पढ़ो। उसने कहा अलमारी बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसकी 4/5 है। तो बी में ऐसी पुस्तकें लिखो जो 5 से भाग हो जाए, सो मान लो। या ऐसा करो, आप बी में 500 ना मान लो, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है। तो उसने कहा कि बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसकी 4/5 है। तो बी में 500 पुस्तकें हैं, तो 500 का 4/5 400। ए में 400 पुस्तकें हैं, ये समझ आया? अब उसने कहा यदि ए की 25% पुस्तकें बी में रख दो, तो 2 केस हैं, एक तो पहला केस है, एक दूसरा केस है। तो उसने कहा ए की 25% पुस्तकें, तो ए का 25% कितना हुआ? 100 पुस्तकें बी में रखनी है, यहां से कम हो जाएगी, तो यहां हो जाएंगी 300 पुस्तकें और यहां हो जाएंगी 600 पुस्तकें पहली कंडीशन में। समझ आया? फिर कहा और फिर बी की 25% पुस्तकें ए में रख दो, तो बी है कितनी? 600। तो 600 का 25% 150। 150 पुस्तकें यहां रख दो, तो यहां से 150 कम हो जाएंगी, तो 450 पुस्तकें हो जाएंगी, और 150 इसमें जुड़ जाएंगी, तो 450 हो जाएंगी। अब ए में भी 450 पुस्तकें हैं, बी में भी, और बराबर बराबर हैं। इसका मतलब ए में कितने परसेंट होगी पुस्तकें? 50% होंगी। आंसर आ गया। उसने पूछा ना कि अब ए में कुल कितने परसेंट पुस्तकें हैं, तो ए में 50% पुस्तकें हैं। जब दोनों में बराबर बराबर होगी अलमारियों में, इसका मतलब 50% 50% होगी। समझ आया? और अगर मान लो अलग अलग डिफरेंट आ जाती तो हम परसेंटेज निकालते। कैसे निकालते? कि ए में कितनी पुस्तकें हैं? 450, और कुल कितनी पुस्तकें हैं? 450 प्लस 450 यानी 900, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 9 पंजे। अगर कोई डिफरेंट होती वैल्यू, जैसे मान लो एक जगह 350 होती है, एक जगह 450, तो हम फिर परसेंटेज ऐसे निकालते। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर 4 और 5 मानते हो ना, तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। किसी भी तरह मान लो, लेकिन मानोगे 4:5 के अनुपात में। अगर आपने गलती से इसको 500 कर दिया, इसको 400 कर दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस अनुपात में है वो उसी अनुपात में मान सकते हो, कुछ भी मान लो। 4 और 5 मान लो, 40-50 मान लो, 400-500 मान लो, या 100 और 80 हो जाएंगी। कर लेंगे। लिखो, चलो एक घर के लिए क्वेश्चन लिखो। कर लिया नोट? ये
देखो एक संख्या को दो भागों में, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का 80%, पहले का 80% दूसरे के 60% से, दूसरे के 60% से 3 अधिक है। तीन अधिक है और दूसरे का 80%, दूसरे का 80% पहले के 90% से, दूसरे का 80% पहले के 90% से 6 अधिक है, 6 अधिक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें वो संख्या बतानी है। ऑप्शन नहीं, ऐसे बताना डायरेक्ट बस, ठीक है, करके लाना। अब क्या है इसमें कि संख्या आप कब बताओगे? जब दोनों भाग निकाल लोगे और दोनों भागों को जोड़ोगे तब तो संख्या आएगी। इसका मतलब दोनों भाग निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर हाँ आपसे ये पूछा होता ना कि दोनों भाग बताओ, तब ऑप्शन से बहुत सरल हो जाता, 1-2 लाइन में खत्म हो। हाँ ठीक है। अब लेकिन आप लोग करके लाएंगे कल से, और कल से हम जो है DI स्टार्ट कर देंगे पैट के लिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने दो। ओके, थैंक यू क्लास।